वेलकम क्लास। लास्ट टाइम पर हमने सामाजिक संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे। समाज क्या होता है, समाज की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। अब जंतुओं को सामाजिक संगठन के क्या लाभ और क्या हानि है, खास करके हम आज की क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक संगठन के जंतुओं को क्या लाभ है। तो पहली चीज जो है वो है सुरक्षा की, कि जंतुओं को इससे सुरक्षा जो है वो मिलती है। कैसे मिलेगी ये? कि एक ही जाति के सदस्य जब समूह बनाते हैं और समाज की रचना करके साथ साथ में रहते हैं तो एक साथ अनेक आंखें और कान जो हैं वो एक्टिव होते हैं और परभक्षी या दुश्मन की हल्की सी आहट से वो सचेत हो जाते हैं और सभी सदस्यों को इस खतरे के बारे में वो आगाह जो है वो कर देते हैं। क्लियर? तो कुछ सामाजिक प्राणी जैसे पक्षी, हिरण, वानर आदि के एक दो सदस्य जो हैं वो एक विशिष्ट ध्वनि जो है वो उत्पन्न करते हैं और जंतुओं को ये संकेत देते हैं कि कोई परभक्षी जो है वो आ गया है, तो उससे अपनी सुरक्षा का उपाय करें और वहां से वो भाग जाएं। तो कुछ समाज में ये देखा गया है कि एक दो सदस्य जो है वो ऊंचे स्थान पर बैठ करके केवल सुरक्षा संबंधी संकेतों को प्रसारित करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे कि हमारे आधुनिक समाज में मनुष्यों में हम एक सुरक्षा कर्मी लगाते हैं, उसी प्रकार से ये जंतु जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों का काम करते हैं और इनके द्वारा खतरे का संकेत देने पर सभी सदस्य जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाकर के अपनी सुरक्षा का काम करते हैं। जैसा कि रैबिट, हिरण, गजेल, जेब्रा और कई प्राइमेट्स में देखा गया है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है आपका मेयरकेट का। मेयरकेट जो है वो एक छोटा सा जंतु, बिलकारी जंतु है जो कि सवाना क्षेत्रों में बिल बना करके और रहता है। ये जब भोजन करने का काम जो है वो करते हैं तब एक सदस्य जो है वो अपने पंजों के ऊपर खड़ा होकर के पूरी तरह से उस पूरे समूह के चारों तरफ ध्यान रखता है। इसके प्रीडेटर इवन आपका वल्चर्स वगैरह ये भी होते हैं जो कि स्काई से डाइव करके और आकाश से नीचे की ओर डाइव लगाते हुए इनको उठा करके और ले जाते हैं। जब इस वॉच डॉग कह सकते हैं हम इसको, गार्ड जो है, इसको जब ये प्रेडेटर नजर आता है तो ये एक विशेष प्रकार का संकेत ध्वनि के रूप में उत्पन्न करता है, जिसके कारण से सभी सदस्य भाग करके और बिलों के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास में सुरक्षा का केवल एक ही उपाय बचता है और वो है अपने बिल के अंदर जाकर के और छुप जाना। तो सुरक्षा के लिए कुछ जंतु जो है वो संगठन बना करके दुश्मन का मुकाबला करने की क्रिया जो है उनके अंदर पाई जाती है। तो खतरे का संकेत मिलने पर समाज के सदस्य जो है वो बजाय भागने के एक स्थान पर आकर के और एकत्रित हो जाते हैं और इसमें जो कमजोर प्राणी हैं या जो वृद्ध हैं, मादाएं हैं या जो बच्चे हैं, उनको ये एक घेरा बना करके उसके केंद्र में ले लेते हैं और जो ताकतवर सदस्य हैं उस समूह के, वो पेरिफेरी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि उन सदस्यों को देख करके जो परभक्षी है या तो वो आक्रमण ही नहीं करता है और अगर आक्रमण करने का प्रयास करता है तो ये सदस्य मिलकर के उस परभक्षी को वहां से भगा देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो है ये आप नीलगाय, भैंसों में, सुअर में और हाथियों में देख सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में इस प्रकार का व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है। तो चिंपैंजी और बेबून, ये लॉयन, चीता और तेंदुआ, इनको ये ललकार करके और भगा देते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक मॉडल रखा गया है, हालांकि ये, लेकिन चिंपैंजी जो है वो लकड़ी से, जो वयस्क चिंपैंजी है इसका, वो आकर के और वहां पर ये इसको
भगाने का काम जो है वो करता है। ओके, तो लाजरस ने बताया कि जब लाल चोंच वाली वीवर बर्ड जो होती हैं, टेलर बर्ड, दर्जिन चिड़िया, तो ये अपने शत्रु चील के आगमन को जल्दी से भांप लेती है जब ये समूह में होती हैं तो। और एकल रूप से इस कार्य को करने में इनसे अनेक बार भूल हो जाती है, जिसकी कीमत इनको अपनी जान दे करके और चुकानी पड़ती है कि वो चील जो है वो इनको अपना भोजन बना लेती है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर इसका ये दिखाया। दूसरी चीज कि फीडिंग में किस तरह से ये लाभदायक जो है वो होते हैं, तो प्राणियों में समूह बना करके और शिकार करने का गुण जो है वो पाया जाता है। एक शेर जो है इवन अकेला भैंसे का शिकार नहीं कर सकता है, तो वो समूह बना करके और शिकार जो है वो करता है। तो साथ साथ घूमने से भोजन या शिकार तलाशने की कला भी कुछ समूहों के अंदर पाई जाती है। जैसे बंदरों की अगर हम बात करें, तो जो बंदर के समूह के जो सदस्य हैं वो इधर उधर घूमते फिरते फलदार वृक्षों को ढूंढ लेते हैं, और एक भी सदस्य भोजन की खोज कर लेता है तो वो एक विशिष्ट ध्वनि संकेत के द्वारा समाज के दूसरे सदस्यों को इसकी सूचना दे देता है। इसी तरह से जो छोटे मांसाहारी प्राणी हैं जैसे जंगली कुत्ते और भेड़िए हैं, ये समूह बना करके अपने से बड़े शक्तिशाली प्राणी का शिकार जो है वो कर लेते हैं। खास करके एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो जंगली कुत्ते हैं जब ये समूह में होते हैं तो शेर भी इनसे डरता है, लेकिन अगर ये अकेला होता है तो जंगली कुत्ता अगर अकेला होता है तो शेर इसका शिकार जो है वो कर लेता है। समूह में शिकार करने से क्या होता है कि जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि ऐसे जंतुओं का भी ये शिकार कर लेते हैं जिनसे अकेले जो है वो इनका शिकार नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हिरण है, गजेल हैं, ये क्या है, बहुत तेज दौड़ने वाले जंतु हैं। तो इनका शिकार करने के लिए जो जंगली कुत्ते हैं वो एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कुछ सदस्य जो हैं उस हिरण को उस दिशा की ओर दौड़ाते हैं जिधर उन्होंने प्लान करके और पहले से अपने दूसरे सदस्यों को रखा हुआ है। तो हिरण जो है दौड़ता हुआ जाता है और उस दूसरी जगह पर जाता है, तो वो ग्रुप चेंज हो जाता है जंगली कुत्तों का, और फिर वो उसको दूसरा ग्रुप जो है वो दौड़ाता है। अंत में ये उसको दौड़ाते हुए ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर इनके समूह के वे सदस्य जो कि शक्तिशाली हैं और शिकार करने में एक्सपर्ट हैं, और क्योंकि इतना दौड़ाने के बाद में हिरण जो है वो थक चुका है, और अब ये जो सदस्य जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं वो आसानी से वहां पर उनका पकड़ लेते हैं उनको, और शिकार जो है वो कर लेते हैं। अकेला शेर जो है वो इवन भेड़िया, लोमड़ी और जंगली कुत्तों के समूह पर हमला नहीं करता है, लेकिन अगर वापस शेर भी अगर समूह में है तो वो इनके ऊपर हमला करके और अपना शिकार जो है वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से समूह में रहने का सबसे बड़ा लाभ जो है भोजन की अगर हम बात करें, तो कम उम्र के सदस्य जो कि स्वयं अपना भोजन नहीं ढूंढ सकते हैं या शिकार नहीं कर सकते हैं, या ऐसे सदस्य जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनको भी इसका फायदा जो है वो मिलता है। इसके अलावा इसके विपरीत देखें अगर हम, तो अधिक उम्र के जो सदस्य हैं उनसे समूह को भी कई लाभ जो है वो भोजन के बारे में मिलते हैं। जैसे कि बंदरों के केस में अगर हम देखें तो जो बुजुर्ग वानर जो कि उस ग्रुप में होते हैं वो उस जगह के बारे में उनको अच्छी जानकारी होती है। तो जब जंगल में पानी की कमी हो जाती है तो वो बुजुर्ग वानर जिनको की ध्यान है कि पानी कहाँ पर मिल सकता है इस समय पर, वो अपने सदस्यों को उस पानी के स्रोत पर ले जाते हैं। एक एलिफेंट मेमोरी आपने सुना होगा, मुहावरा है, हाथी के जैसी स्मरण शक्ति होना, याददाश्त होना। होता क्या है कि हाथियों के समूह में फीमेल जो है वो लीडर होती हैं समूह की, जिसको मेट्रियार्क कहा जाता है, और ये ओल्डेस्ट मेंबर उस ग्रुप की होती है। इस मेट्रियार्क को उस जगह के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है, खास करके भोजन और पानी के स्रोतों के बारे में। जब जंगल में गर्मी में पानी की कमी हो जाती है, जल स्रोत सूख जाते हैं, तब ये मेट्रियार्क अपने उस समूह को
अपनी याददाश्त के आधार पर उसको वो वहां लेकर के जाती है जहां पर कि पानी का स्रोत उपलब्ध होता है। तो इसी प्रकार से संकट के समय में भोजन या बचने के उपाय भी इनके द्वारा बताए जाते हैं, यानी इनको देख करके जिस प्रकार के ये कार्य करते हैं उसके अनुरूप एस्केप वो दूसरे जंतु भी कर वहां से निकल जाते हैं। जैसे कुछ नाशक जीव हैं, चूहा है जैसे, इसको मारने के लिए रोडेंटिसाइड जो है वो भोजन में मिला करके प्रलोभक के रूप में रख दिया जाता है, इसको पॉइजन बेट जो है वो कहते हैं। लेकिन जब पहला चूहा इसको खा करके और प्रभावित होता है इससे, तो वो ये सूचना दूसरे सदस्यों को पहुंचा देता है, और इसके कारण से इस भोजन के आसानी से उपलब्ध हो जाने के बाद में भी दूसरे सदस्य जो हैं वो इस भोजन को नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से भोजन के उपलब्ध होने और वो भोजन उपयुक्त है या नहीं है इसकी सूचना भी एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्यों तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा भोजन एक समय में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों की खोज और इनको इकट्ठा करने का कार्य सामाजिक प्राणी जब वो घूम रहे होते हैं उस समय पर कर लेते हैं, और कुछ प्राणी जो हैं वो प्रतिदिन की क्रियाओं जैसे समाज की सुरक्षा आदि का कार्य ही करते हैं, और कुछ प्राणी जो हैं वो भोजन सामग्री को इकट्ठा करने में अपना अधिक समय उसके अंदर बिताते हैं। तो इस प्रकार से भोजन की प्राप्ति आदि आचरण के लिए समाज में रहने वाले प्राणियों को अधिक समय जो है वो मिल जाता है कि सुरक्षा की चिंता उनको नहीं करनी है कॉलोनी की, उनका कार्य केवल भोजन का है, भोजन को इकट्ठा करने का है। इसी तरह से जिनको सुरक्षा करना है उनको केवल सुरक्षा करने का काम ही करना वहां पर होता है। देन इंप्रूवमेंट इन नॉलेज एंड बिहेवियर, ज्ञान एवं व्यवहार में उत्कृष्टता। तो समाज में रहने के कारण से अनेक सदस्य जो हैं किसी एक कार्य को अलग अलग प्रकार से करते हैं, और उनमें से जो विधि सबसे सफल होती है उस विधि के ज्ञान को दूसरे सदस्य भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे खास करके भोजन प्राप्त करने का या शिकार करने की जो कला है वो किशोर जो है वो समाज में रह करके ही प्राप्त करता है, और उस समूह के जो ओल्डर मेंबर्स हैं उनसे ये सीखता है। बंदरों में सामान्य रोग होने पर जो ओल्डर मंकीज हैं उनको उस स्थान पर पाई जाने वाली औषधियों की, जड़ी बूटियों की जानकारी होती है, तो वो उन बीमार सदस्यों को वो पौधे, वो जड़ी बूटियां ला करके देते हैं जिनसे बीमारी ठीक हो जाती है। इस प्रकार से ये ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संचरण समाज में होता रहता है। प्रजनन की अगर हम बात करें कि सामाजिक प्राणियों में साथ रहने से प्रजनन में क्या उनको फायदा होता है, तो समाज में रहने वाले प्राणियों को साथी की तलाश में समय और ऊर्जा खर्च जो है वो नहीं करनी पड़ती है। जंतु जब समूह में रहते हैं तो प्रजनन दर में वृद्धि होती है, साथ ही जो लैंगिक व्यवहार है उसको रिफाइन करने में भी उनको मदद मिलती है, उनको चांस जो है वो मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, प्राणी समूह बनाकर रहने से इनके मध्य जो लैंगिक क्रियाएं हैं उनका रेगुलेशन हो जाता है, और ऐसा करने के लिए उनको लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहता है, क्योंकि वहां पर मेल और फीमेल जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। देन पेरेंटल केयर, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं पहले के चैप्टर्स में, लेकिन सामाजिक प्राणियों में अगर हम इसको देखें तो पेरेंटल केयर में न केवल शिशुओं की बल्कि समाज में पाए जाने वाले जो ओल्डर मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल, यानी कि उनको भोजन देना, पानी की व्यवस्था करना आदि कार्य भी समाज के कुछ दूसरे सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लिविंग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, कि
समाज में रहने वाले प्राणी जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें रहने के लिए स्वयं को वो अनुकूल कर लेते हैं, उसके अनुसार वो ढाल लेते हैं। तो इस तरह से जो पारिस्थितिक प्रक्रम होता है जिस जगह का, उसके अनुरूप ही प्राणी अपनी समस्त गतिविधियों को अंजाम जो है वो देते हैं। और जो अवेलेबल फिजिकल फैक्टर्स हैं वहां पर, जो भौतिक कारक हैं, उसके द्वारा ये अपने जीवन जीने की शैली को सुनिश्चित करते हैं। उसके कारकों के अनुसार ही ये अपने जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको ये संपन्न करने का काम वहां पर करते हैं। तो ये तो देखा हमने कि समाज में रहने से प्राणियों को इस प्रकार के लाभ जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ ही समाज में रहने से कुछ हानियां भी होती हैं। पहली चीज अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि समाज का एक मुख्य लक्षण है, इसके कारण से क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जो आवश्यक विशेषताएं जंतु में उत्पन्न हुई हैं, जो कि उस कार्य को करने के लिए उसको अनुकूल हैं, ये वास्तव में उस प्राणी की शक्ति को कम कर रहा है, क्योंकि वो प्राणी केवल एक वही कार्य जो है वो लगातार करता रहेगा, दूसरे कार्य जो है वो नहीं करेगा। देन खाद्य सामग्री, घोंसला बनाने के स्थल और आवश्यक सामग्री तथा प्रजनन के लिए इनके अंदर बहुत अधिक कंपटीशन जो है वो हो जाता है। यदि समाज में एक साथ बहुत अधिक जंतु जो है वो वहां पर रह रहे हैं, तो जो भोजन की कमी जब होती है, तब जो शक्तिशाली जंतु हैं वो तो भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो कमजोर जंतु हैं उनको भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और ऐसे जंतु धीरे धीरे उस समाज से विलुप्त जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा पक्षी जब कॉलोनियल ब्रीडिंग जब इनमें हो रही है, नेस्टिंग, जब कॉलोनियल नेस्टिंग इनके अंदर होती है, समूह में जैसे ये नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो ब्लैक हेडेड आइबिस हो गया, आपका पेंटेड स्टॉक हो गया, जो कि एक ही पेड़ पर पास पास में घोंसले बनाते हैं। तो घोंसला बनाने के लिए जो जगह है प्लस नेस्टिंग मटेरियल है, उस घोंसले को बनाने के लिए काम में ली जाने वाली जो सामग्री है, उनके लिए इनके अंदर कंपटीशन हो जाता है। तो जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है, जो उपयुक्त सामग्री है, उस पर अधिकार वो जंतु कर लेते हैं जिनकी शारीरिक क्षमताएं अधिक होती हैं, और प्रजनन के लिए भी जंतुओं में बहुत अधिक कंपटीशन हो जाता है। जो शक्तिशाली हैं, जो अगर मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहते हैं, उनको तो प्रजनन का अवसर मिल जाता है, लेकिन दूसरे जंतुओं को प्रजनन का अवसर इसमें नहीं मिलता है। खास करके अगर हम बात करें जो शिकारी हैं या जो समूह बना करके रहते हैं, उन जंतुओं में अगर हम इसकी बात करें तो जो अल्फा मेल है केवल वही प्रजनन जो है वो कर पाता है, दूसरे जंतु जो हैं वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन योग्य जंतुओं को वहां से हटा दिया जाता है, और एक ही जाति के सदस्यों में अपनी जाति के सदस्यों को मारने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे थोड़ा सा अलग कारण जो है वो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि बंदरों में और शेर में जब अल्फा मेल रिप्लेस किया जाता है किसी युवा नर के द्वारा, तो ये क्या करेगा कि उस समय पर जितने भी दूध पीते हुए बच्चे हैं उन सबको ये मार देते हैं, उनको वो वहां से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा जो है वो है तब तक मादा जो है वो प्रजनन के लिए रेडी नहीं होती, वो हीट पर नहीं आती है। और उसके कारण से ये जो नया नर जिसने कि उस के समूह के पुराने लीडर को हटा करके स्वयं उसका लीडर बन गया है, अपने संतानों की उत्पत्ति के लिए वो उन बच्चों को मार देता है। ठीक है। इसके अलावा एक और नुकसान जो है वो इसका वो ये है कि जंतु का व्यक्तित्व, एक जंतु का व्यक्तित्व जो है वो उसके अंदर कमजोर हो जाता है, क्योंकि वहां पर उस जंतु का अस्तित्व बिना समाज के नहीं है, उस जंतु का अस्तित्व उस समाज से है, उसके अकेले का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं
रह पाता है। जब जंतु जो है वो सामाजिक रूप से एक साथ रहते हैं तो इसके नुकसान के रूप में ये है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, यदि कोई एक जंतु में कोई संक्रामक बीमारी लग गई तो क्योंकि वो सभी जंतु जो हैं वो एक दूसरे के पास पास वहां पर रह रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि वो संक्रामक बीमारी उस समूह के दूसरे जंतुओं के अंदर भी फैल जाती। देन भोजन के लिए हमने कहा था कि समूह में रहेंगे तो भोजन इनको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सभी जंतु जो हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो परभक्षियों को आक्रमण करके और शिकार प्राप्त करने में सारे जंतु एक साथ वहां पर मिल जाएंगे उनको, तो उनको आसानी हो जाती है कि कोई ना कोई एक जो है वो उनका शिकार वहां पर बन जाता है। खास करके माइग्रेशन करते समय पर अगर ये समूह में जा रहे होते हैं, तब जो कमजोर प्राणी हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो परभक्षियों का शिकार बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वो उस समूह के दूसरे सदस्यों के प्राण बचाने के लिए अपना बलिदान जो है वो वहां पर उनका हो जाता है। अब हम एक उदाहरण लेकर के और इसके बारे में चर्चा करेंगे, मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।